हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास मैं आपके लिए अमेंडमेंट की ये क्लास प्रिपेयर किया हूँ। सीए फाइनल एंड सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल, ये सभी के लिए अमेंडमेंट क्लास रेलिवेंट है। अमेंडमेंट रिलेटिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। ये अमेंडमेंट क्लास सेक्शन 149 से लेकर 470 तक के अमेंडमेंट इसमें कवर होंगे इस क्लास में। और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस अमेंडमेंट क्लास के बारे में कि क्या क्या हमारे अमेंडमेंट हुए हैं टिल 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक क्या क्या अमेंडमेंट हुए जो अप्लीकेबल है अपने सीए फाइनल एग्जाम के लिए और सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए। सबसे पहले सेक्शन 150 एक डेटा बैंक का प्रोविजन था सेक्शन 150 में, उसमें रूल्स में अमेंडमेंट हुआ है। उसके रूल्स में ये अमेंडमेंट हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है किसी भी कंपनी में, तो उसको एक डेटा बैंक, जो एक एजेंसी डेटा बैंक मेंटेन करेगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, उसमें उसका नाम इंक्लूड होना जरूरी है। और प्लस एक एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा जिसमें आपको मिनिमम 60 मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। तो ये प्रोविजन जो नया इंक्लूड किया गया है सेक्शन 150 में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डेटा बैंक। सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में दीज होल्ड जो लिमिट थी वो अमेंड हो गई है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने के लिए बोर्ड मीटिंग में कंसेंट लेना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, प्लस कॉन्ट्रैक्ट अगर लिमिट से अधिक वैल्यू का है तो जर्नल मीटिंग में अप्रूवल लेना पड़ेगा, ओआर पास करना पड़ेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट दी गई है, 6-7 नेचर के कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें लिमिट थी, उस लिमिट में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, वो लिमिट अपन करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 173 बोर्ड मीटिंग, कोविड के चलते कुछ प्रोविजन अमेंड किए गए बोर्ड मीटिंग में। सेक्शन 203 की मैनेजेरियल पर्सन, इसके रूल्स में रूल 8A में अमेंडमेंट हुआ है। एंड सेक्शन 204 सेक्रेटेरियल ऑडिट की लिमिट में अमेंडमेंट हुआ है। सेक्रेटेरियल ऑडिट, तो ये आप एक बार एक पेज में नोट्स बनाते जाइएगा सभी लोग कि जिससे अपने को पता रहे कि कौन कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट है। सेक्शन 150 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटा बैंक, सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सेक्शन 173 बोर्ड मीटिंग, सेक्शन 203 की मैनेजेरियल पर्सन रूल 8A एंड सेक्शन 204 सेक्रेटेरियल ऑडिट। देयर आफ्टर सेक्शन 230 कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में अमेंडमेंट तो नहीं है। पहले 230 सब सेक्शन 11-12 जो था ना, एनफोर्सेबल नहीं था, उसको अब एनफोर्स कर दिया गया, एप्लीकेबल कर दिया गया, जो कि टेक ओवर के बारे में है। टेक ओवर के बारे में सेक्शन 230 एंड सेक्शन 230 सब सेक्शन 11-12। सेक्शन 406 निधि कंपनी के रूल में एक माइनर छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है। वैसे ये अमेंडमेंट लास्ट अटेम्प्ट में हो चुका था, लेकिन कुछ टाइम लिमिट में अमेंडमेंट अभी रिसेंटली फरवरी 2020 में हुआ है रूल्स ऑफ निधि कंपनी। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ये अमेंडमेंट फिर से अपने रिवीजन टेस्ट पेपर में दिया है, लेकिन ये अमेंडमेंट लास्ट अटेम्प्ट में हो चुका था अगस्त 2019 में। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की ये सेक्शन 241, 243, 245 ये सभी सेक्शन वैसे ये क्लास में अपन कर चुके हैं, फिर से मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा दूंगा क्योंकि ये आरटीपी में कवर किया गया है। वाइंडिंग अप का भी अमेंडमेंट ऑलरेडी लास्ट अटेम्प्ट में अमेंड हो चुका था, तो वो भी आरटीपी में फिर से रिपीट किया गया है 272। इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के सेक्शन 212 में लास्ट अटेम्प्ट में अमेंड हो चुका था, फिर से इसको आरटीपी में अमेंडमेंट में इंक्लूड किया गया है। तो these all are the amendment with respect to the कंपनीज एक्ट। और कुछ अमेंडमेंट जो है ना
वो इंस्टीट्यूट ने वैसे आरटीपी में नहीं दिया है, लेकिन अपने को नॉलेज होना चाहिए उन अमेंडमेंट के बारे में। कोविड के चलते वो सर्कुलर के थ्रू वो अमेंडमेंट किए गए हैं। तो ये 24 मार्च 2020 का ये सर्कुलर है। तो ये अमेंडमेंट आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये अपने आरटीपी में कवर नहीं है। ये अमेंडमेंट जो 24 मार्च 2020 के हैं, जो कि रेलिवेंट है एग्जाम के लिए। स्पेशल मेजर अंडर द कंपनीज एक्ट इन व्यू ऑफ द कोविड-19। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग सेक्शन 173 में 173 में ये प्रोविजन था कि दो बोर्ड मीटिंग के बीच में गैप 120 डेज से अधिक का नहीं होना चाहिए। लेकिन 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक की जो बोर्ड मीटिंग होगी, मतलब 2 क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग, उसमें 2 मीटिंग के बीच में गैप 180 डेज तक का हो सकता है। यानी कि 120 दिन में 60 डे एक्सटेंड किया गया है। आप 180 दिन का भी गैप रख सकते हैं, केवल 2 मीटिंग बिटवीन द मीटिंग हेल्ड बिटवीन द 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच में जो बोर्ड मीटिंग होगी, उस मीटिंग के बीच में गैप ना 180 डे का तक का हो सकता है। देर इज नो कॉन्ट्रावेंशन। 180 दिन तक का गैप रख सकते हैं इंस्टेड ऑफ 120 डेज। दैट्स ए फर्स्ट अमेंडमेंट। कारो जो नया 2020 था वो डिफर्ड कर दिया गया है। वो 1920 से अप्लीकेबल नहीं होगा, 2021 से अप्लीकेबल होगा। ठीक। तो कारो जो है वो नेक्स्ट ईयर से अप्लीकेबल होगा, 1 अप्रैल 2021 से। नेक्स्ट शेड्यूल 4 कंपनीज एक्ट का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में था, जिसमें यह लिखा हुआ था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को की एक सेपरेट मीटिंग साल भर में हर कैलेंडर ईयर में होनी चाहिए, बट उनको रिलीफ दे दिया गया है। आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग विदाउट द अटेंडेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट। तो एक मीटिंग रखनी थी, लेकिन अब उनको रिलीफ दे दिया गया कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए तो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिलीफ दे दिया गया। इफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी हैव नॉट एबल टू होल्ड द सच ए मीटिंग, सेम शेल नॉट बी व्यू एज ए वायलेशन। उसे वायलेशन नहीं माना जाएगा। नॉन कंप्लायंस ऑफ मिनिमम रेसिडेंसी इन India for a period of at least 182 days by at least one director of every company under section 149 of Companies Act shall not be treated as non-compliance for financial year 1920। यानी कि हर कंपनी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है, एक रेसिडेंट डायरेक्टर जो एटलीस्ट 180 डे ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहता है। लेकिन अगर वो 1920 में ये रिक्वायरमेंट अगर कंप्लाई नहीं भी हो रही है, तो इसे कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा। तो ये इतने सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट नहीं थे, केवल नॉलेज के लिए बोर्ड मीटिंग में याद रखिएगा। कारो की रिपोर्टिंग जो है वो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए अप्लाई नहीं होगी। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1920 के लिए, वो 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई होगी नेक्स्ट ईयर से। यानी कि ऑडिटर रिपोर्ट 1 अप्रैल 21 से ऑडिट जो करेगा उसमें अप्लाई होगी। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक मीटिंग रखनी पड़ती थी, बट 1920 में अगर उन्होंने मीटिंग नहीं भी रखी है तो कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा। और
रेसिडेंट डायरेक्टर 1920 के लिए रिलीफ दे दिया गया कि अगर कोई रेसिडेंट नहीं भी है तो कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जो एमसीए ने इशू किए थे। इसके बाद नेक्स्ट अपन के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट अपनी सीट में नोट करते जाइएगा। सेक्शन 203 3 जनवरी को ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था। सेक्शन 203 अपन केएमपी की अपॉइंटमेंट का लॉ करते थे। हर लिस्टेड कंपनी को और हर अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे अधिक है सेल मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ईदर मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर और सीईओ और 1 फुल टाइम डायरेक्टर प्लस एक फुल टाइम सीएस एंड एक सीएफओ अपॉइंट करना कंपलसरी है। एंड फर्दर एनी अदर कंपनी वेदर प्राइवेट और पब्लिक हैविंग ए पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़ और मोर सेल रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ए फुल टाइम सीएस। तो जो ये रूल 8A में लिखा था, एनी अदर कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे अधिक है उन्हें एक फुल टाइम सीएस अपॉइंट करना है। तो इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है। इसमें अब अमेंडमेंट प्राइवेट एनी अदर कंपनी की जगह प्राइवेट कंपनी कर दिया गया है। तो देखिए अब लिख दिया गया रूल 8A में एवरी प्राइवेट कंपनी विच हैव ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़, लिमिट भी चेंज कर दी गई है 10 करोड़, यानी कि सीएस का स्कोप अब खत्म हो गया, कम हो गया। इसमें पहले 5 करोड़ वाली कंपनियों को कंपलसरी ये सीएस अपॉइंट करना पड़ता था, अब ये 10 करोड़ हो गई है। तो एवरी प्राइवेट कंपनी, पहले एवरी अदर कंपनी था, देखिए यहां पर ओल्ड लॉ दिखा हुआ है एनी कंपनी, अब हो गया एवरी प्राइवेट कंपनी जिसकी, क्योंकि पब्लिक कंपनी तो ऑलरेडी कवर है, सेकंड में अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप 10 करोड़ है। तो अब ये प्राइवेट कंपनी के लिए भी सेम कर दिया गया, पेड अप कैपिटल अगर 10 करोड़ है तो उन्हें एक फुल टाइम सीएस अपॉइंट करना है। तो आप लोग ने अमेंडमेंट में लिख लिया होगा अपनी सीट में कि जो आपने अदर कंपनी था थर्ड फ्लो चार्ट में, उसकी जगह आप लिख लिए होंगे एनी अदर कंपनी, एनी अदर प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है उनको एक कंपलसरी सीएस अपॉइंट करना है। डेट से सेक्शन 203। नेक्स्ट अमेंडमेंट सेक्शन 204, एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ 204 में सेक्रेटेरियल ऑडिट के लिए। सेक्रेटेरियल ऑडिट के लिए लिमिट क्या थी, हर लिस्टेड कंपनी को और हर अदर पब्लिक कंपनी को जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे अधिक है या जिसका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे अधिक है, और ये क्लेरिफिकेशन नहीं था सेक्शन में कि ये पेड अप कैपिटल और टर्नओवर किस साल का देखा जाएगा, करंट ईयर का कि लास्ट ईयर का, ये कब का देखा जाएगा नहीं दिया हुआ था। अब इसमें भी क्लेरिफिकेशन कर दिया गया। अब देखिए लॉ क्या है, हर लिस्टेड कंपनी को हर अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या टर्नओवर 250 करोड़ है
और तीसरा एक लिमिट, तीसरी नई लिमिट लाई गई, तीसरी थर्ड नई लिमिट, एवरी कंपनी चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग, हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग फ्रॉम द बैंक पीएफआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ ₹100 करोड़ और मोर। तो थर्ड में आ जाएगा एवरी कंपनी जिसकी बोरोइंग बैंक से, एवरी कंपनी जिसकी बोरोइंग बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर 100 करोड़ या उससे अधिक है तो उन्हें भी कंपलसरी, मतलब प्राइवेट कंपनी को भी सेक्रेटेरियल ऑडिट करवानी पड़ेगी। अगर उस प्राइवेट कंपनी की अगर बोरोइंग फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर 100 करोड़ या उससे अधिक है तो कंपलसरी उन्हें सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंट करना कंपलसरी है। तो अब यहाँ पर स्कोप बढ़ गया है सेक्रेटेरियल ऑडिटर का कि अगर प्राइवेट कंपनियों पर भी अप्लीकेबल हो जाएगा अगर उनकी पेड, अगर उनका बोरोइंग अगर 100 करोड़ या उससे अधिक है। और एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई कि ये पेड अप कैपिटल टर्नओवर और 100 करोड़ जो बोरोइंग है वो किस ईयर की देखेंगे, किस ईयर की देखेंगे, एक एक्सप्लेनेशन भी ऐड की गई। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या बोला, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रूल इट हैज बीन क्लेरिफाई दैट द पेड अप कैपिटल टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग as the case may be existing on the last date of latest audited financial statement, लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल बी टेकन, मतलब लास्ट ईयर के जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थे उनमें जो लिमिट होगी वो कंसीडर की जाएगी ये लिमिट चेक करने के लिए। तो ये सेकेंड अमेंडमेंट था। नेक्स्ट अमेंडमेंट 173 में ये ऊपर वाला जो अमेंडमेंट है वो 188 का है और सेकेंड उसमें है 173। क्योंकि भाई वो कोविड के चलते फिजिकल मीटिंग रखना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए एमसीए ने ये एक रिलीफ दी। 173 में अपन पढ़ते थे, वैसे 173 ये बोलता है कि बोर्ड मीटिंग कैन बी हेल्ड ईदर इन पर्सनली और इधर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू भी मीटिंग हेल्ड की जा सकती है। लेकिन कुछ मैटर ऐसे हैं जिसको कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिस्कस नहीं किया जा सकता है, प्रोवाइडेड अगर मिनिमम कोरम फिजिकल प्रेजेंट हो जाता है तो ये मैटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकते हैं। 5 मैटर अपन सभी जानते हैं, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, डिसीजन रिलेटिंग टू अमालगमेशन, मर्जर, टेक ओवर और ऑडिट कमेटी की मीटिंग विथ रिस्पेक्ट टू कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 5 ऐसे मैटर दिए गए थे जिनके लिए कंपलसरी है फिजिकल बोर्ड मीटिंग होगी। मिनिमम कोरम अगर प्रेजेंट होता है तो अदर डायरेक्टर भी उस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोविड के चलते रिलीफ दी गई कि इस केस में ये 5 मैटर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकते हैं। सब रूल 1 के आगे नया सब रूल इंसर्ट किया गया, रूल 4 सब रूल 1। अपने को रूल याद करने की जरूरत नहीं, अपने को मेन लॉ। फॉर द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ कंपनी अमेंडमेंट रूल 2020, ये रूल कब से कमेंस हुआ था? 19 मार्च 2020, 19 मार्च 2020 से कमेंस हुआ था, एंडिंग ऑन 30 जून। और ये डेट ना एमसीए ने अभी रिसेंटली जून में इंक्रीज कर दी है, जून में, जो कि क्योंकि हमारे सिलेबस में जून का अमेंडमेंट कवर नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए, इसको अभी 30 सितंबर कर दिया गया। अभी हो सकता है इसको और बढ़ा दिया जाए कोविड के चलते, लेकिन अभी जो रिसेंट डेट टाइम है वो 30 सितंबर हो गई है। लेकिन आपको नॉलेज के लिए एग्जाम में आप दोनों लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्योंकि आपके अमेंडमेंट में 30 अप्रैल तक के अमेंडमेंट कवर है तो आपको ये डेट याद रखना है 30 जून। लेकिन नॉलेज के लिए याद रखिएगा ये डेट एक्सटेंड हो गई है 30 सितंबर। तो 19 मार्च से 30 जून के बीच में या 19 मार्च से 30 सितंबर के बीच में अगर मीटिंग हो रही है और वो कौन से मैटर के बारे में, वो 5 मैटर के बारे में, मे बी हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर, मतलब इस केस में
फिजिकली कोरम प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोरम प्रेजेंट नहीं भी होता है, मतलब आप पूरी की पूरी मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हेल्ड कर सकते हैं इन 5 पर्पज के लिए। तो रिलीफ दिया गया कि अगर 19 मार्च 2020 से लेकर 30 जून तक के बीच में अगर ये मैटर डिस्कस होने वाले हैं मीटिंग में, तो इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिसाइड किया जा सकता है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल कोरम इन द मीटिंग। और ये डेट एक्सटेंड हो गई है, 30 सितंबर हो गई है। नेक्स्ट सेक्शन 188 में अमेंडमेंट। 188 अपन पढ़ते थे कि अगर एक कंपनी रिलेटेड पार्टी के साथ अगर ट्रांजेक्शन कर रही है, तो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करने के लिए 2 रिक्वायरमेंट थी। बोर्ड मीटिंग में कंसेंट लेना है और जर्नल मीटिंग में अप्रूवल लेना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट लिमिट से अधिक का हो जाता है तो जर्नल मीटिंग में अप्रूवल लेना है। तो जो लिमिट है ना, दीज होल्ड लिमिट, उसमें कुछ चेंजेस किया गया है। जो एब्सोल्यूट फिगर थी ना, उसको हटा दिया गया है। एब्सोल्यूट फिगर मतलब 100 करोड़, 50 करोड़, ये फिगर को हटा दिया गया है। तो देखिए, मैं पुराना लॉ आपको दिखा रहा हूं, उसी में अपन अमेंड कर लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जर्नल मीटिंग। The contract or arrangement shall require the prior approval of member by way of ordinary resolution require OR लगेगा where individual transaction or all transaction during a financial year to be entered into relate to sale, purchase or supply of any goods or material directly or through appointment of agent amounting to 10% of turnover of company। आगे जो और लिखा ना, वो हट गया है। और 100 करोड़ विच एवर इज लोअर, ये हट गया। बस 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। सेकेंड, अगर सेल और डिस्पोज ऑफ या बाइंग और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 10% ऑफ नेटवर्थ ऑफ कंपनी, बस 100 करोड़ फिर हट गया है, विच एवर इज लोअर, 10% और मोर ऑफ द नेटवर्थ, 100 करोड़ की लिमिट हट गई। जो एब्सोल्यूट फिगर है ना, वो हट गया है। थर्ड, लीजिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, लीजिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। में ध्यान से देखिएगा, अमेंडमेंट करिएगा। जो 10% और मोर नेटवर्थ है ना, वो हट गया है। केवल एक ही लिमिट है, 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ कंपनी। 100 करोड़ भी हट गया है, तो केवल एक लिमिट है, 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। फोर्थ, अगर हायरिंग और रेंडरिंग सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है डायरेक्टली या एजेंट के थ्रू, अमाउंटिंग टू 10% और मोर टर्नओवर ऑफ कंपनी, 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, हट गया है। केवल 10% और मोर टर्नओवर, मतलब आप समझ चुके होंगे ये चारों लिमिट में क्या अमेंडमेंट हुआ है। अगर सेल परचेज ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 10% ऑफ टर्नओवर। सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, 10% ऑफ नेटवर्थ। सेल परचेज लीजिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, 10% ऑफ टर्नओवर। और अगर आपका हायरिंग और रेंडरिंग सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है तो 10% ऑफ टर्नओवर केवल। तो जो एब्सोल्यूट लिमिट है वो हट गई है, और जो लीजिंग में 3 लिमिट थी उसमें अब केवल एक ही लिमिट हो गई है, 10% ऑफ टर्नओवर। ध्यान रखिएगा, 10% और टर्नओवर का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। दैट्स ए अमेंडमेंट इन द सेक्शन 188 रूल्स। दूसरा, 188 में एक और अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट ये है कि पहले ये लिखा था कि अगर 2 गवर्नमेंट कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर 2 गवर्नमेंट कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस केस में
सेक्शन 188 में रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है अगर दो गवर्नमेंट कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोविजो 188 का फर्स्ट प्रोविजो बोलता है बोर्ड की कंसेंट लेनी है, सेकेंड प्रोविजो जीएम अप्रूवल लेनी है, वो अप्लाई नहीं होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है गवर्नमेंट कंपनी का इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विथ द एनी अदर गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी का दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, भले ही दोनों में कॉमन ऑनरशिप है, कॉमन कंट्रोल है, फिर भी 188 में रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब क्या अमेंडमेंट कर दिया गया, देखिए, ए गवर्नमेंट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इंटर्ड इनटू विथ एनी अदर गवर्नमेंट कंपनी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है गवर्नमेंट कंपनी के साथ, या फिर आगे ऐड किया गया और विद द सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ या कॉम्बिनेशन के साथ भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो 188 अप्लाई नहीं होगा। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है गवर्नमेंट कंपनी के साथ या सेंट्रल, ये ऐड कर दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और सेकेंड में भी वही है, सेकेंड में अमेंडमेंट ये था, सेकेंड में जो अपन क्लास में भी करते थे कि गवर्नमेंट कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, मतलब ये जो गवर्नमेंट कंपनी है अगर अदर देन लिस्टेड कंपनी है, अदर देन लिस्टेड, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, फर्स्ट में किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, पहला एग्जम्पशन में गवर्नमेंट कंपनी के साथ या सेंट्रल या स्टेट या इनके साथ, इनको छोड़ के किसी दूसरे अदर रिलेटेड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अदर रिलेटेड पार्टी, अदर देन कवर अंडर द फर्स्ट क्लॉज। फर्स्ट क्लॉज में क्या था, गवर्नमेंट कंपनी सेंट्रल स्टेट या दोनों के साथ, इसको छोड़ के किसी अदर रिलेटेड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। गवर्नमेंट कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है अदर रिलेटेड पार्टी के साथ, तो इस केस में 188 अप्लाई नहीं होगा अगर उस गवर्नमेंट कंपनी ने कंसर्न मिनिस्ट्री से अप्रूवल ले ली है, कंसर्न मिनिस्ट्री से अप्रूवल ले ली है। तो इसमें भी वही चीज लिखा है, अमेंडमेंट देखिए पार्ट क्या है, ए गवर्नमेंट कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट अदर देन दोज रिफर टू इन क्लॉज ए, क्लॉज ए में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको छोड़ के किसी दूसरे के साथ, अगर दूसरे रिलेटेड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इन सच केस सच कंपनी ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज एडमिनिस्ट्रेटिवली इन चार्ज ऑफ द कंपनी और एज द केस में बी स्टेट गवर्नमेंट बिफोर एंट्रिंग इनटू द सच कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर अप्रूवल ले ली गई है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो इस केस में आपको 188 के प्रोविजो कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब बोर्ड कंसेंट और जीएम अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी के साथ या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, दूसरा गवर्नमेंट कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, अदर देन लिस्टेड, लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, अगर वो अदर रिलेटेड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और कंसर्न मिनिस्ट्री से उसने अप्रूवल ले लिया है तो 188 की रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दैट्स ए अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 188। 4 अमेंडमेंट अभी तक अपन ने कर लिया है। 173 बोर्ड मीटिंग में अगर 19 मार्च से लेकर 30 जून और जो डेट एक्सटेंड हो गई है 30 सितंबर तक के बीच में अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑल मैटर डिस्कस किए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग जो 5 मैटर है जिनके लिए फिजिकल मीटिंग रखना जरूरी है, वो भी मैटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिसाइड किए जा सकते हैं। सेकेंड कि 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में गैप जो है वो 180 दिन तक का हो सकता है अगर मीटिंग 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच में हो रही है तो। तीसरा सेक्रेटेरियल ऑडिट 204, उसमें एक नई लिमिट लाई, एनी कंपनी जिसकी बोरोइंग 100 करोड़ या उससे अधिक है फ्रॉम द बैंक और एफआई से, तो उन्हें भी सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंट करना कंपलसरी है। और जो टर्नओवर है, बोरोइंग है, वो कब का देखा जाएगा, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। नेक्स्ट इज द की मैनेजेरियल पर्सन में रूल 8A में अमेंडमेंट हुआ कि कोई भी, पहले था कोई भी अदर कंपनी जिसकी पेडअप 5 करोड़ है, अब हो गया एनी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेडअप कैपिटल 10 करोड़ है, उन्हें एक फुल टाइम CS अपॉइंट करना कंपलसरी है।
और 188 में लिमिट में चेंजेस हुआ है, जो एब्सोल्यूट लिमिट थी उसको ओमिट कर दिया गया। सेल परचेज ऑफ गुड्स में 10% ऑफ टर्नओवर, सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी 10% ऑफ नेटवर्क, लीजिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी 10% ऑफ टर्नओवर, और लास्ट इज द हायरिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज 10% ऑफ टर्नओवर। जो एब्सोल्यूट लिमिट थी उसको हटा दिया गया है। तो ये 4 सेक्शन के अमेंडमेंट हो चुके हैं, 188, 173, 203 एंड 204। बाकी अमेंडमेंट नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट सेक्शन 150 के अंडर एक रूल है, रूल 6 150 विथ रिस्पेक्ट टू डेटा बैंक फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसमें यही लिखा था कि कंपनी जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करेगी तो डेटा बैंक का यूज कर सकती है। डेटा बैंक में नेम इंक्लूड रहेंगे कि ऐसे पर्सन जो विलिंगनेस है डायरेक्टर बनने के लिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए, वो अपना नाम इस डेटा बैंक में इंक्लूड करवा सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और ये डेटा बैंक कौन मेंटेन करेगी? एक एजेंसी इंस्टीट्यूशन जो अथोराइज करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट अथोराइज किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, और ये इंस्टीट्यूट मनेसर में सिचुएटेड है। IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये डेटा बैंक मेंटेन करेगी। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है, रूल 6 ऑफ द कंपनी अपॉइंटमेंट ऑफ एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, रूल 2014। दिस रूल बिकम इफेक्टिव विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2019। और उसके बाद कई बार इसमें अमेंडमेंट हुए हैं कोविड की वजह से। टिल जून तक इस रूल में अमेंडमेंट होते रहे। दिसंबर में हुआ, फिर मार्च में हुआ, फिर अप्रैल में हुआ, फिर जून में भी। तो अब ये नया रूल क्या बोलता है? ये नया रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन, मिस्टर एक्स अगर ऑलरेडी किसी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो उसकी ड्यूटी है कि उसको इस रूल के कमेंस होने के 1 दिसंबर 19 को ये रूल कमेंस हुआ था, उस रूल के कमेंस होने के विद इन 3 मंथ, फिर ये टाइम लिमिट एक्सटेंड हुई, नई टाइम लिमिट विद इन 5 मंथ, फिर ये अमेंड हुई अप्रैल में विद इन 7 मंथ। अपने CA फाइनल के लिए 7 मंथ का टाइम लिमिट अप्लीकेबल है, क्योंकि ये अप्रैल तक के अमेंडमेंट है। ये अप्रैल में टाइम लिमिट रिवाइज हुई थी विद इन 7 मंथ। और उसके बाद अभी जून में भी ये टाइम लिमिट रिवाइज हुई है। अब ये अभी फाइनल टाइम है 10 मंथ। तो जो नवंबर में एग्जाम देंगे उनके लिए टाइम लिमिट 7 मंथ की रहेगी, लेकिन आप नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं 10 मंथ भी, बट आपको एग्जाम में 7 मंथ लिखना है कि हर इंडिविजुअल पर्सन को जो कंपनी का ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको कंपलसरी है विद इन 7 मंथ के अंदर, और जून से ये टाइम लिमिट हो गई है 10 मंथ के अंदर एप्लीकेशन देना है टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक। डेटा बैंक में कंपलसरी अपना नाम इंक्लूड करवाना है। इसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, और ये नाम वैलिडिटी पीरियड कितना रहेगा? 1 ईयर के लिए भी हो सकता है, 5 ईयर के लिए भी, और लाइफ टाइम के लिए भी आप दे सकते हैं। इसके लिए अलग अलग फीस है प्रिस्क्राइब। अगर 1 ईयर के लिए आप दे रहे हैं तो 1 साल तक आपका डेटा बैंक में नेम इंक्लूड होगा। फिर से आपको रिन्यूअल अगर करवाना है तो फिर से रिन्यूअल एप्लीकेशन देना होगा। 5 साल के लिए दे रहे हैं तो 5 साल तक के लिए 5 साल की फीस लगेगी, और लाइफ टाइम के लिए आपका नाम डेटा बैंक में इंक्लूड रहेगा। ठीक। और अगर कोई पर्सन इस डेट्स में पहले से अपॉइंट था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो उसको 7 मंथ के अंदर एप्लीकेशन देना है अपना नाम डेटा बैंक में इंक्लूड करवाने के लिए। अगर कोई पर्सन इस डेट के
कमेंसमेंट ऑफ रूल के बाद अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला है, एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला है, तो वो तभी हो सकता है जब उसका नाम ऑलरेडी डेटा बैंक में इंक्लूड होना चाहिए। यानी पहले डेटा बैंक में इंक्लूड कराओ, तभी आप कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हो। तो अगर ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो आपको टाइम लिमिट दिया गया 7 मंथ के अंदर या 10 मंथ के अंदर। 7 मंथ आपके जो नवंबर 2020 में एग्जाम देंगे उनके लिए 7 मंथ है, और जो दिसंबर में एग्जाम देंगे CS के स्टूडेंट उनके लिए 10 मंथ है। तो उनको 7 मंथ या 10 मंथ के अंदर एप्लीकेशन देना है अपना नाम डेटा बैंक में इंक्लूड करवाने के लिए। और अगर एक पर्सन अगर डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला है इस रूल के कमेंस होने के बाद, तो उसको पहले डेटा बैंक में अपना नाम इंक्लूड करवाना है, उसके बाद ही वो डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कंपनी। ठीक, अब जिस दिन उसका नाम डेटा बैंक में इंक्लूड हुआ ना, उसके 1 साल के अंदर उसे कंपलसरी है एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, एक टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा उसको 1 साल के अंदर। अगर नहीं किया गया तो उसका नाम डेटा बैंक से रिमूव कर दिया जाएगा। तो जिस दिन उसका नाम डेटा बैंक में इंक्लूड हुआ ना, उसके 1 साल के अंदर उसको एक एग्जाम क्लियर करना है, विच शैल बी कंडक्टेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर। और उस एग्जाम में आपको 60% मार्क अवेल करने, मतलब 60% पासिंग मार्क होना चाहिए, तभी आप पास हो पाएंगे। और अदरवाइज आपका नाम फिर डेटा बैंक से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। अगर आप एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं और 10 मंथ 1 साल हो गए हैं, तो आपका नाम डेटा बैंक में से रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ एग्जाम्पशन दी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैं इन फॉलोइंग कंपनियों का जिस दिन मेरा डेटा बैंक में नेम इंक्लूड हुआ था उस दिन तक अगर मैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी में, अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे अधिक है, या फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। एग्जाम्पल हो गया बॉडी कॉर्पोरेट, लाइक प्राइवेट कंपनी हो गई, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। ये अपन ने पढ़ा था ऑडिट कमेटी के प्रोविजन में। तो इसमें प्राइवेट कंपनी कवर हो सकती है, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके डिबेंचर या बॉन्ड लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। अगर आप इन कंपनियों में एज ए डायरेक्टर या KMP अपॉइंट हो चुके हैं और 10 साल हो चुके हैं, आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आपको शैल नॉट रिक्वायर टू, उस डायरेक्टर को जरूरत नहीं है टू अपीयर द एग्जाम कंडक्टेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। उनको एग्जाम में अपीयर होने की रिलीफ दी गई है, एग्जम्पशन दी गई है, उनको एग्जाम में अपीयर होने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा कि अगर मैं एक साथ एक लिस्टेड कंपनी में भी डायरेक्टर हूं और एक अदर पब्लिक कंपनी में, तो इसको 2 साल कंसीडर नहीं करेंगे, इसको एक सिंगल ईयर ही कंसीडर किया जाएगा, सिंगल कंपनी। तो टोटल 10 ईयर्स हो चुके हैं मुझे एक्सपीरियंस एज ए डायरेक्टर और KMP इन द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे अधिक है, या एनी बॉडी कॉर्पोरेट जो जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में या सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अगर उनमें 10 साल हो गया मुझे डायरेक्टर या KMP, तो सच पर्सन आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर द एग्जाम एंड टू पास द एग्जाम self proficiency test conducted by the Institute of
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, वो एग्ज़ाम फेस करने की ज़रूरत नहीं है, अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। यही मेन अमेंडमेंट था। इसका मतलब कंपलसरी अब हो गया है कि वही पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है जिसका नाम डेटा बैंक में इंक्लूड हो और उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और 60 मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं। एग्ज़ाम आप कितने बार भी दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप फेल हो जाते हैं फिर से एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर से अपीयर हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं। लेकिन अगर 1 साल हो गए हैं आपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो फिर आपका नाम डेटा बैंक से रिमूव कर दिया जाएगा और इफेक्ट ये होगा कि फिर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, सीजेस टू क्वालिफाइड टू अपॉइंट एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्योंकि इस रूल में यह भी लिखा हुआ है कि जो पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसे इस रूल के कंप्लायंस के बारे में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में कि मैं इस रूल के जो 6 सब रूल 1 है और 2 है उसकी रिक्वायरमेंट को उसने कंप्लाई किया है, इसके बारे में उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो आइएगा सीट में एक बार रीड करते हैं, अमेंडमेंट सीट में। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स चैप्टर 1। ये रूल कब से इफेक्टिव हुआ है? 1 दिसंबर 2019। रूल है का नाम है कंपनी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स। बगल में लिख लीजिएगा सेक्शन 150 से कनेक्टेड है ये। कंप्लायंस रिक्वायर्ड बाय ए पर्सन एलिजिबल विलिंग टू अपॉइंट एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। Every person who has appointed as a independent director in a company on the date of commencement of this rule, commencement of this rule मतलब 1 दिसंबर 2019 में अगर ऑलरेडी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सेल विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ, यहाँ से 3 मंथ आप हटा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 7 मंथ, और लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑन नोटिफिकेशन जून में अमेंडमेंट हुआ है, इसको 10 मंथ कर दिया गया है। फाइनल एग्जाम के लिए ये 9 मंथ याद रखिएगा, नवंबर 20 के एग्जाम के लिए। लेकिन साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस टाइम हैज़ बीन एक्सटेंडेड, जून में ये टाइम एक्सटेंड हो गया 10 मंथ, तो 7 मंथ या 10 मंथ फ्रॉम द सच कमेंसमेंट ऑफ रूल। या फिर वो ऐसा पर्सन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है आफ्टर सच कमेंसमेंट, मतलब 1 दिसंबर 19 के बाद अगर वो डायरेक्टर बनना चाहता है, सेल बिफोर सच अपॉइंटमेंट अप्लाई ऑनलाइन टू द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का मतलब IICA, फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year, 5 year और फॉर हिज लाइफ टाइम, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम टेक स्टेप एज स्पेसिफाई इन द सब रूल 2 टिल ही कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कंपनी। मतलब जब तक वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहता है तब तक उसे सब रूल 2 के स्टेप कंप्लाई करने हैं। प्रोवाइडेड एनी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग एन इंडिविजुअल नॉट हैविंग डीन, मतलब अगर एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास डीन नंबर नहीं है वो भी वॉलंटरी अप्लाई कर सकता है इंस्टीट्यूट को कि मेरा नाम डेटा बैंक में इंक्लूड किया जाए, और जब अगर उसका सिलेक्शन होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में तो फिर वो अपना डीन नंबर ले लेगा और फिर डायरेक्टर बन जाएगा। तो डेटा बैंक में इंक्लूड करने के लिए अपना नाम जरूरी नहीं है कि पर्सन के पास डीन हो, अगर उसके पास डीन नंबर नहीं भी है तो भी वो अपना नाम इंक्लूड करवा सकता है डेटा बैंक में। नेक्स्ट इज द एवरी इंडिविजुअल हुज नेम हैज बीन सो इंक्लूडेड, सब रूल 2 बोलता है कि अगर इंक्लूड हो गया है सेल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल फॉर फर्दर 1 year और 5 year, मतलब अगर उसने 1 साल के लिए लिया होगा या 5 साल के लिए शुरू में, तो 1 year और 5 year जैसे ही कंप्लीट हो जाता है रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन देना है विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पीरियड अप टू विच द नेम ऑफ वाज अप्लाई फॉर, मतलब इनिशियली जितने साल के लिए उसने अप्लाई किया था 1 year 5 year, तो 1 year और 5 year खत्म होने के 30 दिन के अंदर उसको फिर से रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन देना है। और रिन्यूअल लेते समय फिर से या तो 1 year के लिए करवा सकता है, 5 year के लिए भी, और या लाइफ टाइम के लिए रिन्यूअल करवा सकता है। और फेलिंग विच द नेम ऑफ सच इंडिविजुअल सेल स्टैंड रिमूव फ्रॉम द डेटा बैंक ऑफ द इंस्टीट्यूट, अगर उसने रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया
तो उसका डेटा बैंक से नाम रिमूव कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड नो एप्लीकेशन फॉर, लॉजिकली ये लाइन नहीं भी दिया होता तो अपन मानते कि अगर कोई रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन नहीं देना पड़ेगा ऐसे इंडिविजुअल को जिसने लाइफ टाइम फीस, लाइफ टाइम के लिए अगर उसने अपना नाम इंक्लूड करवा दिया है फीस पे करके, तो उसको रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। Subs Rule 3. Every independent director shall submit a declaration of compliance of Sub Rule 1 and 2 to the Board of Directors each time he submit the declaration required under Subsection 7. Subsection 7 में वो डिक्लेरेशन देता है कि उसकी वो इंडिपेंडेंट है, उसकी इंडिपेंडेंसी का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। जो सबसेक्शन 6 में बहुत सारी कंडीशन दी गई है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन की, वो मीट कर रहा है, उसके बारे में वो डिक्लेरेशन देता है बोर्ड को हर साल, अपॉइंटमेंट से पहले और अपॉइंटमेंट के बाद हर साल फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में वो डिक्लेरेशन देगा बोर्ड को। तो साथ में ये भी डिक्लेरेशन देगा कि वो सब रूल 1 और सब रूल 2 की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। एवरी इंडिविजुअल whose name is so included in the data bank under sub rule 1 shall pass an online proficiency self assessment test कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अंडरलाइन करेगा 1 साल के अंदर, जिस दिन उसका नाम डेटा बैंक में इंक्लूड हुआ ना, उसके 1 साल के अंदर उसको एग्जाम क्लियर करना है, और अगर वो नहीं करता है तो उसका नाम डेटा बैंक से रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जम्पशन, एग्जाम नहीं करना पड़ेगा। एग्जम्पशन फ्रॉम अपीयरिंग ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एग्जम्पशन है। अगर ऐसे इंडिविजुअल पर्सन जिसको कम से कम 10 साल हो गए हैं, एज ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक एज ए डायरेक्टर और केएमपी, अंडरलाइन करिए पहला कौन सी कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी। सेकेंड है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे अधिक है। और थर्ड बाद में अमेंडमेंट में इंक्लूड किया गया, यहां पर और कर लीजिए, और एनी बॉडी कॉर्पोरेट whose सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अगर इन कंपनियों में उसको 10 साल हो गया है एज ए डायरेक्टर और केएमपी, किस दिन 10 साल हो गया, जिस दिन उसका नाम डेटा बैंक में इंक्लूड हुआ था उस दिन, तो उसको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट अपीयर होने की जरूरत नहीं है। और प्रोविजो में यह दिया गया कि अगर वो 1 साल में 2 या 2 से अधिक कंपनियों में डायरेक्टर या केएमपी रहता है तो उसे एक ही ईयर उसको 1 ही काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं 1 साल में 2 कंपनियों में डायरेक्टर था, एक लिस्टेड में और एक अदर पब्लिक कंपनी में, तो वो 2 साल काउंट नहीं होंगे, उसे एक ही साल काउंट किया जाएगा। इंस्टीट्यूट का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। An individual who has obtained a score of not less than 60% in aggregate shall deem to have passed the such test। मतलब अगर उसको 60% अगर उसने स्कोर कर लिया तो मान लिया जाएगा कि उसने टेस्ट पास कर लिया है। एंड देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मतलब वो कितने बार भी एग्जाम में अपीयर हो सकता है, टेस्ट में अपीयर हो सकता है। उसके बाद सेकेंड में देखिए जो सेकेंड नोटिफिकेशन 28 फरवरी को आया था, उसमें देखिए जो 3 महीने जो शुरू में टाइम लिमिट थी कि उसको कितने महीने के अंदर डेटा बैंक में अपना नाम इंक्लूड करवाना है, 3 महीने को 5 महीने किया गया। कब? 28 फरवरी 2020 को। उसके बाद फिर आगे देखेंगे थर्ड पेज में तो 7 मंथ किया गया। कब? 29 अप्रैल 2020 को। जो 5 मंथ था वो 7 मंथ हो गया, और ये जून में ना 10 मंथ हो गया है। तो अपने एग्जाम के लिए जो नवंबर में एग्जाम अपीयर कर रहे हैं ना, उनके लिए 7 मंथ इज रेलिवेंट, बट नॉलेज के लिए आप जरूर लिख कर आइएगा कि दिस टाइम लिमिट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 10 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम जून 2020 से। उसके बाद सेकेंड पेज में जो अमेंडमेंट है वापस
उसमें मैंने आपको बताया था पहले कौन सी कंपनियों में एग्जाम अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर मैं इन कंपनियों में 10 साल हो गया है एज ए डायरेक्टर या केएमपी के रूप में अपॉइंट हुए, तो मुझे फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने मुझे सेल्फ प्रोफिशेंसी टेस्ट एग्जाम अपीयर होने की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी। तो पहले केवल दो कंपनी इंक्लूड थी, लिस्टेड पब्लिक और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है। उसके बाद ना फरवरी में एक और नई इंक्लूड किया गया नई कंपनी को, ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके शेयर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, सिक्योरिटी लिस्टेड है स्टॉक, तो ये इंक्लूड किया गया जो मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अमेंडमेंट हो गया। तो अब कंपलसरी हो गया कि आपको अपना नाम डेटा बैंक में इंक्लूड करवाना है और आपको कंपलसरी है सेल्फ प्रोफिशेंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एग्जाम क्लियर करना है, पास होना है 1 साल के अंदर, जिस दिन नाम डेटा बैंक में इंक्लूड किया गया। अगर नहीं होता है तो आपका नाम डेटा बैंक से रिमूव कर दिया जाएगा। तो डेट्स से अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 150 रीड विथ रूल 6 ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर रूल 2014